एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे टेस्ला कंपनी के बारे में। अगर आप नहीं जानते कि टेस्ला कंपनी की शुरुआत किसने की थी, तो मैं आपको बता दूं, इसकी शुरुआत 2003 में इलॉन मस्क ने कुछ इंजीनियर्स के साथ मिलकर की थी, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि गैसोलीन कार्स को कम्पीट करने के लिए हम अपने ईवी को इंट्रोड्यूस करेंगे एंड इनफैक्ट ना कि सिर्फ कम्पीट करना बल्कि उनको बेटर ऑपरेट करना। टेस्ला एट प्रेजेंट इस वर्ल्ड में सबसे बड़ी कार कंपनी है इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। ये इतनी बड़ी कंपनी है कि लास्ट ईयर इसने $1 ट्रिलियन का मार्क भी क्रॉस किया है। अगर आप इंडियन रुपीस में इसकी बात करें सो दैट सम्स अप टू 77 लाख करोड़। यस, आपने सही सुना, 77 लाख करोड़। अगर आप बाकी सारी कंपनीज को रखेंगे तो एक साइड है आपकी टेस्ला और दूसरी साइड है आपकी बाकी सारी कार कंपनीज। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये डेटा 2021 तक का है, जिसमें कि आपकी टेस्ला एक साइड है और वर्ल्ड की बाकी बड़ी कंपनीज जैसे कि फोर्ड, BMW, टोयोटा, ये सब एक साइड है एंड दे टोटल सम्स अप टू 1.01 ट्रिलियन। और दूसरी तरफ अकेली टेस्ला जिसने कि 1.01 ट्रिलियन का मार्क अचीव किया। अगर आप करंट सिनेरियो की बात करें टिल जून 2022, तो जो फोर्ड की करंट मार्केट कैप है दैट इज 55.05 बिलियन USD। वहीं आप होंडा का देखेंगे तो दैट इज 43.8 बिलियन। टोयोटा की बात करें तो 270.7 बिलियन और BMW की बात करें तो 57.86 बिलियन। अब अगर आप टेस्ला का देखेंगे तो जैसा कि आपको दिख रहा है, उसकी करंट मार्केट कैप है 768.72 बिलियन, जिसमें कि उसका शेयर मार्केट का प्राइस $737 है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने टेस्ला के शेयर मार्केट का प्राइस आपको क्यों बताना और इसका उसकी मार्केट कैप से क्या लेना देना है, क्यों उसकी जो कंपनी की मार्केट कैप है वो $1 ट्रिलियन से नीचे है। जो कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर हो जाती है उस कंपनी का मार्केट कैप उसके शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। अगर उसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो उसकी मार्केट कैप भी बढ़ेगी, अगर उसका शेयर प्राइस नीचे आएगा तो उसकी मार्केट कैप भी कम होगी। अब इसका शेयर प्राइस वेरी कैसे करता है, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स पे। अगर इन्वेस्टर्स उस कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका मार्केट कैप और शेयर प्राइस दोनों बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इन्वेस्टर ज्यादा सेल करते हैं तो उसका शेयर प्राइस कम होता रहता है एंड सो डज इट्स मार्केट कैप। टेस्ला का IPO 29 जून 2010 को लॉन्च हुआ, जिसका लॉन्चिंग प्राइस $17 पर शेयर था। टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जिसने आज तक अपने शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बना। मतलब $17 वाला शेयर लास्ट ईयर $1100 के मार्क को भी क्रॉस करके आया। अगर हम लास्ट 5 इयर्स के शेयर प्राइस की बात करें तो फोर्ड का शेयर प्राइस 23.09% बढ़ा है, होंडा का शेयर प्राइस 9.45% कम हुआ है, टोयोटा का शेयर प्राइस 57.20% बढ़ा है, वहीं BMW का शेयर प्राइस 1.10% कम हुआ है और फाइनली टेस्ला का शेयर प्राइस 935% बढ़ा है। टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी है तो आपको शायद ये लग रहा होगा कि टेस्ला दूसरी कंपनियों के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गाड़ियां सेल करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2021 में टेस्ला ने 6.5 मिलियन कार्स सेल की, वहीं टोयोटा ने 10.5 मिलियन कार्स सेल की। और अगर आप मार्केट शेयर की बात करें तो टेस्ला अप्रोक्सीमेटली 1.2% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है इन द करंट सिनेरियो। इन्वेस्टर्स को इसका शेयर ओवर वैल्यू लगता है और यही रीजन है कि इसकी जो शेयर प्राइस की वैल्यू है वो भी धीरे धीरे गिरती जा रही है। अब इन्वेस्टर्स को ऐसा क्यों लगता है और इसका मार्केट शेयर धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब टेस्ला के रिवेन्यू मॉडल की बात करें तो इसका सबसे पहला सेगमेंट जो कि कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 95% रिवेन्यू देता है वो है इसका कार सेल्स। दूसरा सेगमेंट है सर्विसिंग। ये दोनों सेगमेंट्स तो हर ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए यूजुअल है। तीसरा सेगमेंट जो इस कंपनी को यूनिक बनाता है वो है एनर्जी जनरेशन एंड स्टोरेज। गाड़ी बेचने के साथ साथ टेस्ला अपने एनर्जी प्रोडक्ट्स पे भी काम करता है। ये अपने सोलर रूफ्स, सोलर पैनल्स और पावर वॉल जैसी चीजें भी बेचता है, जो कि कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 5% रिवेन्यू लाकर देती है। चौथा सेगमेंट है रेगुलेटरी कार्बन क्रेडिट्स। अब ये रेगुलेटरी क्रेडिट्स क्या है? यूएस में एक सिस्टम है
कि जो कंपनीज नेट जीरो पोल्यूशन या फिर नेक्स्ट टू नेट जीरो पोल्यूशन करती हैं उनको यूएस गवर्नमेंट के द्वारा कुछ क्रेडिट्स दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ वो कंपनीज जो कि कार्बन इमिशन करती है उनको इन क्रेडिट्स की ज़रूरत होती है, और वो टेस्ला जैसी कंपनियों से इन क्रेडिट्स को खरीदती हैं और बदले में उनको पैसा देती हैं। ये रिवेन्यू टेस्ला के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में टेस्ला ने इससे $500 मिलियन का रिवेन्यू जनरेट किया, और पहली बार 2020 में टेस्ला एक प्रॉफिटेबल कंपनी की तरह आई। अब बात करते हैं टेस्ला के प्रॉफिट्स के बारे में। एक गाड़ी बेचने पर टेस्ला को अप्रॉक्सीमेटली 30 to 32% प्रॉफिट होता है। वहीं अगर आप दूसरी कंपनीज की बात करेंगे तो उनको 15 से 20% के बीच में प्रॉफिट होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर टेस्ला को इतना ज्यादा प्रॉफिट कैसे होता है। ये है उसके डायरेक्ट सेल्स मॉडल से। जब भी आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आप एक डीलर से डील करते हैं किसी कंपनी की कार खरीदने के लिए, जिसमें कि उसका कुछ ना कुछ मार्जिन रहता है। लेकिन एक डायरेक्ट सेल्स मॉडल में ऐसा नहीं है। टेस्ला अपनी गाड़ियां डायरेक्ट सेल करती है। आप चाहे तो उसकी गाड़ी को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, और अगर आप किसी शोरूम से जाकर भी उसकी गाड़ी को खरीदते हैं तो वो भी टेस्ला ऑपरेटेड ही है। कोई भी डीलर इस चीज में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए सारा का सारा प्रॉफिट टेस्ला के पास ही जाता है। अब यहाँ पे एक फैक्टर ये भी है कि ग्राउंड लेवल पे स्टाफ से लेके कस्टमर सर्विस तक सब कुछ टेस्ला को देखना पड़ता है, और टेस्ला ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो कि कोई भी छोटी से छोटी चीज को डाइल्यूट नहीं करना चाहता और सारी पावर अपने हाथ में रखना चाहता है। टेस्ला के अलावा और भी ऐसी प्रोडक्ट कंपनीज हैं जो ये सेम मॉडल को फॉलो कर रही हैं। टेस्ला का प्रॉफिट इतना ज्यादा होने पर भी उसका नेट प्रॉफिट दूसरी कंपनी को कंपैरेटिवली काफी कम है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि टेस्ला अपना मैक्सिमम पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाती है, और वो एडवर्टीजमेंट पर अपना 0 पैसा लगाती है। ये आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। इसमें ऑरेंज लाइन दिखा रही है कि कौन सी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना पैसा लगाती है, और रेड लाइन ये दिखाती है कि कंपनी कितना पैसा अपनी एड पे लगाता है। टेस्ला 0%। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं फोर्ड, टोयोटा, जीएम जो कि अपना काफी पैसा एडवर्टीजमेंट पे लगाती है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि टेस्ला की एडवर्टीजमेंट खुद उनके फाउंडर इलॉन मस्क के थ्रू होती है। इलॉन मस्क का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि उनकी एक स्टेटमेंट से शेयर मार्केट और क्रिप्टो दोनों हिल जाती हैं। आपने न्यूज में रिसेंटली सुना भी होगा कि उनके एक ट्वीट से डॉजी कॉइन का प्राइस अप डाउन हो जाता है। तो आप खुद सोचिए कि एक पर्सन में इतनी कैपेसिटी है तो उसकी कंपनी को एडवर्टीजमेंट के लिए कहीं और जाने की क्या जरूरत है। इलॉन मस्क की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि लोग तो वेट करते हैं कि वो अपना कोई नया प्रोडक्ट निकाले और हमें उसको देखने को मिले, क्योंकि उनके हर नए प्रोडक्ट में कोई ना कोई ऐसी नई बात होती है जो किसी भी इंसान ने कभी नहीं देखी होती और सोची होती। अब टेस्ला की कौन कौन सी गाड़ियां आती हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। टेस्ला की टोटल 4 गाड़ियां आती हैं, और रिसेंटली उन्होंने अपना एक साइबर ट्रक भी लॉन्च किया है। तो वो 4 मॉडल्स है, मॉडल एक्स, मॉडल एस, मॉडल 3 और मॉडल वाई। सबसे महंगा मॉडल है इसका मॉडल एक्स, जिसकी वैल्यू $1,05,000 से शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है इसका मॉडल एस, जिसकी वैल्यू $90,000 है। फिर आता है इसका मॉडल वाई, जिसकी वैल्यू $59,000 है। एंड में आता है इसका मॉडल 3। ये टेस्ला की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है और इसका प्राइस $48,000 है। रिसेंटली ही टेस्ला के सारे मॉडल्स के प्राइस बढ़े हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज देखने को मिली है। तो ये चीज सिर्फ टेस्ला के साथ नहीं है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हर एक कंपनी को फेस करने को मिली। इंडिया में ये बात चल रही है कि टेस्ला जल्दी ही अपनी गाड़ी यहाँ लॉन्च करने वाला है, और इनफैक्ट इसकी वैल्यू द बेस मॉडल 70 लाख बताई जा रही है, जिस पर कि इलॉन मस्क ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की बात कही, क्योंकि $40,000 से जितनी भी ऊपर गाड़ियां हैं उसके ऊपर इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी 100% है। जिसपे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जवाब दिया कि हम इंपोर्ट ड्यूटी को तो कम नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारी कंट्री में आइए और अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाकर हमारे वर्कर्स को काम दीजिए। जिस पर कि ट्वीट करके इलॉन मस्क ने ये जवाब दिया कि हम ऐसी किसी भी कंट्री में प्लांट नहीं लगाएंगे जहां पर हमें अपनी गाड़ी सेल करने में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है।
तो अब इस चीज़ का क्या रीज़न है कि टेस्ला की गाड़ियाँ 1-2 दिन में ही अवेलेबल है और वहीं अगर आप किसी दूसरी कंपनी की ईवी गाड़ी लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 मंथ्स की मिलती है। इसका जवाब है टेस्ला की गीगा फैक्ट्रीज। गीगा फैक्ट्रीज वो फैक्ट्रीज होती हैं जो कि मास प्रोडक्शन में केपेबल होती हैं और ये टेक्नोलॉजी और मशीनरी में वेल इक्विप्ड होती है। अब मास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी की वजह से इनकी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो बहुत कम आती है और ये अपने डिलीवरेबल्स को बिल्कुल टाइम पे दे पाती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि टेस्ला का मार्केट शेयर धीरे धीरे कम हो रहा है और इसका जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। इसका रीजन ये है कि ईवी सेक्टर में अब टेस्ला इकलौती कंपनी नहीं है, धीरे धीरे और भी कंपनीज इस सेक्टर में मूव कर रही हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए कि मेरी प्रेफरेंस हमेशा से BMW रही है और मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए टेस्ला के पास जा रही हूँ कि उसके पास इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन अब BMW भी अपनी इलेक्ट्रिक कार का कॉन्सेप्ट लेकर आया है, तो अब मैं टेस्ला के पास जाने के बजाय अपनी फेवरेट BMW ही खरीदूंगी। इसके और भी कई रीजंस हो सकते हैं। दूसरा रीजन हो सकता है कि जो भी टेस्ला के कस्टमर्स हैं उनको अगर किसी भी चेंज की ज़रूरत हो तो अब उनको वो इलेक्ट्रिक कार BMW, ऑडी और भी बड़े बड़े ब्रांड प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके और भी कई रीजंस हैं, जैसे कि डिफरेंट कंपनीज अब अपने प्रोडक्ट में डिफरेंट फीचर्स और डिफरेंट टेक्नोलॉजी को लेके मार्केट में आ रही हैं, जो कि लोगों को बहुत फैसिनेट करती हैं कि वो उनकी तरफ मूव करें। यही सारे रीजंस हैं कि उसका मार्केट शेयर धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उसका जो स्टॉक प्राइस है उसको ओवर वैल्यूड होता है। Thank you so much for watching my video. My name is Neha Gupta. If you like the content, do subscribe to my channel and like the video.